जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। हम लोग पढ़ रहे थे कार्बन यौगिकों के बीच सहसंयोजक बंधन। आज हम पढ़ेंगे कि कार्बन यौगिकों के चारों तरफ इलेक्ट्रॉनों को किस तरह से दर्शाया जा सकता है, उसी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कार्बनिक यौगिकों के सूत्र मतलब कि 3 तरह से दर्शाया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। आपका फर्स्ट है लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसमें आप यहाँ ध्यान दीजिए, कार्बन है आपके बीच में। यहाँ कार्बन आपको दिख रहा है कि बीच में कार्बन है। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे होंगे। आपको भी पता है कि कार्बन के चारों तरफ कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको कक्षा को पूरा करने के लिए? 8 चाहिए। लेकिन इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सोचता है कि हम चारों तरफ से अपने तरफ किसको रख लें? हाइड्रोजन को चारों तरफ से रख लेते हैं ताकि एक एक इलेक्ट्रॉन का हम क्या कर सके, साझा कर सके, ताकि हमारी अष्टक पूरा हो जाए। तो देखिए, लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में कहता है इसमें परमाणुओं के बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों के बिंदुओं द्वारा दर्शाया जाता है। मतलब कि इसके कार्बन के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं वो एक बिंदु के रूप में दिखाई दे रहे होंगे। देखिए, आप यहाँ बिंदु बिंदु दर्शाया जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को बिंदु के रूप में दिखाई देगा तो लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इसको कहेंगे। यहाँ दिया हुआ है, यहाँ भी देख लीजिए, क्लियरली दिख रहा है कि सी के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन को बिंदु के रूप में दर्शाया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं। इसी तरह से आप एथेन को रख लेते हैं। एथेन को रखे C2H6 इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ कार्बन 2 है, यहाँ देखिए 2 है तो 2 कार्बन रख लीजिए। अब इसके चारों तरफ आप इलेक्ट्रॉन को ध्यान से देखिए तो सारे इलेक्ट्रॉन को बिंदु के द्वारा दर्शाया गया है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल आप एथीन देख सकते हैं। फिर है एथेनॉल। तो इसी तरह से कार्बन को दर्शाया गया है कि कार्बन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन को बिंदु के रूप में दर्शाया जाएगा, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सेकंड में कह रहा है कि संरचना सूत्र। संरचना सूत्र के द्वारा भी इलेक्ट्रॉन को कार्बन के चारों तरफ दर्शाया जाता है। तो इसमें फॉर्मूला क्या देखिए, एथेन का यहाँ C2H6 है। आप यहाँ देखिए कि कार्बन किस तरह से हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। 2 कार्बन है, उदाहरण में एथेन है तो 2 कार्बन होगा आपके पास। इसके चारों तरफ देखिए अष्टक पूरा करने के लिए का हाइड्रोजन का संयोग हुआ है। तो ये जो आपका बॉन्डिंग दिख रहा है ना, ये लाइन वाला है, ये ऐसे, ये संरचना, यही संरचना आपका क्या है, संरचना सूत्र है। इसी को हम संरचना सूत्र बोलते हैं। मतलब ये डंडा की तरह इसमें इलेक्ट्रॉन चारों तरफ से जुड़ करके इसका अष्टक पूरा कर रहे हैं किसी और से साझा करके। इसमें परमाणु एवं उनके बीच बनने बंधों को रेखाएं देखिए इस तरह से दर्शा सकते हैं आप, द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं संरचना सूत्र। यहाँ देखिए पूरा अच्छा से सहसंयोग को दर्शाया गया है, किस तरह से जोड़ा हुआ है। पिक्चर को पूरा देखिए, क्लियर हो जाएगा। कार्बन परमाणु है, हाइड्रोजन इसके साथ संयोग हो रहा है, एक सहसंयोजक बंधन बना रहा है, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है। नेक्स्ट है आपका थर्ड वाला, 3 तरह से दर्शाया गया था ना, तो थर्ड है आपका त्रिविम सूत्र। आप 3D में भी इसे दर्शा सकते हैं, 3D फॉर्मूला इसको बोला जाता है। इसमें परमाणु में उपस्थित परमाणुओं के वास्तविक त्रिविम 3D संरचना बनेगा, व्यवस्था को दर्शाया जाता है। इससे पता चलता है कि परमाणु अंतरिक्ष में किस तरह से जुड़े हैं। मतलब ये ब्रह्मांड की भी बातें कर रहा है कि जितने परमाणु है आपको ब्रह्मांड में दिखती है इसी तरह से जुड़ी होती है। क्या? तो देखिए कार्बन है, इसके चारों तरफ क्या आपको मौजूद दिख रहा है? देखिए हाइड्रोजन चारों तरफ जुड़ा हुआ है। ये जो आपका संरचना दिख रहा है ना इस तरह का, ये और ये रिंग टाइप का, इसी को हम बोलते हैं 3D संरचना, त्रिविम सूत्र इसी को बोलते हैं। इस तरह से अगर कार्बन से अन्य इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए हैं। यहाँ सी परमाणु के चारों ओर H हाइड्रोजन परमाणु त्रिविम व्यवस्था में स्थित है। देखिए इस तरह से इसको दर्शाया जाता है सहसंयोजक बंध में। मतलब 3 तरह से आप एक कार्बन से हाइड्रोजन के साथ जो इलेक्ट्रॉन है उसका साझा करा सकते हैं। आपका नेक्स्ट है कि कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण। देखिए कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण किस तरह से होता है। देखिए इसको बांटा गया है 2 भागों में, खुली श्रृंखला वाले और बंद श्रृंखला वाले। इसे देखिए 2 भागों में बटा है, संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक। यहाँ देखिए कह रहा है संतृप्त में कि इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक का सहसंयोजक बंध होता है, मतलब सिंगल जुड़ा रहेगा। देखिए यहाँ सिंगल बॉन्ड के थ्रू ये कार्बन जुड़ा हुआ है किस
यहाँ सिंगल के साथ कार्बन कार्बन से जुड़ा है और कार्बन ही हाइड्रोजन से जुड़ा है। यहाँ देख सकते हैं आपकी किस तरह से जुड़ा हुआ है। कह रहे असंतृप्त में इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच एक या अधिक द्विबंध, देखिए इस तरह से डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेंगे या ट्रिपल बॉन्ड भी इनके साथ हो सकता है। एग्जाम्पल में आपका एथीन है C2H4। यहाँ देखिए ये जो है ना कार्बन आपको जो दिख रहा है ये डबल बॉन्ड के साथ इससे जुड़े हुए हैं। डबल बॉन्ड मतलब दो इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहे हैं अपने बॉन्ड को पूरा करने के लिए। इधर से देखिए सिंगल दिखा रहा है, लेकिन इधर से यहाँ बीच में देखिए तो यहाँ डबल दिखा रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं असंतृप्त यौगिक। मतलब इसको फिक्स नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन से जुड़ेगा, एक डंडा के थ्रू इलेक्ट्रॉन को दर्शाएगा, नहीं, इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकते हैं, जिस तरह से आपको यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है। इसी तरह से बंद श्रृंखला वाला यौगिक, बंद मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन किसी तरफ से खुला नहीं रहेगा, कार्बन का परमाणु जितना रहेगा सब गोल गोल घूमा रहेगा, आपस में जुड़ा रहेगा, अलग नहीं रहेगा। इसमें कार्बन परमाणु मिलकर वलय बनाते हैं। मतलब जैसे एग्जाम्पल में बेंजीन आपको रखते हैं C6H6, ये बेंजीन का फॉर्मूला होता है। इस तरह से ये देखिए वलय में जुड़े हुए हैं, कहीं से खुला नहीं, आपस में जुड़े हुए हैं। इसमें भी दो तरह के होते हैं, समचक्रीय यौगिक और विषम चक्रीय यौगिक। इन यौगिकों में वलय में केवल कार्बन परमाणु होते हैं। इसमें कार्बन परमाणु ही सिर्फ होते हैं वलय में। मतलब ये देखिए बॉन्डिंग में ये जो गोल गोल घूम रहे हैं ना, इसमें सिर्फ कार्बन बॉन्ड में रहेगा, इस तरह से वलय बनाएगा। जैसे बेंजीन देखिए एक दूसरे से लिपटा हुआ है, सारा कार्बन ये गोल गोल घुमा हुआ है। इसी तरह से कह रहा है विषम चक्रीय, इन यौगिकों के वलय में कार्बन के साथ एक या अधिक अन्य परमाणु जैसे हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर जैसे हैं आप पायरासिड। मतलब कि ये फिक्स नहीं है कि ये जो वलय बन रहा है इसमें सिर्फ कार्बन रहे, इनके साथ कोई अन्य परमाणु भी इसके साथ संयोग कर सकता है। जैसे में आप यहाँ एग्जाम्पल देख लीजिए कि यहाँ नाइट्रोजन आके इस वलय में जुड़ गया है। अगर सेम का बन रहा है, सेम परमाणु है किसी का, तो अगर तो सेम का तो समचक्रीय बनेगा, लेकिन अगर इसके साथ अन्य परमाणु भी आ जाए तो इसको हम विषम चक्रीय बोलेंगे। कह रहा है कि खुली श्रृंखला यौगिक में श्रृंखला सीधी या शाखित होती है तथा बंद श्रृंखला यौगिक में वलय मतलब रिंग के थ्रू एक दूसरे से ये जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट है आपका, समझिए यहाँ देखिए क्रियाशील मूलक। मतलब कि किस तरह से कार्बन संयोग करता है और उसकी क्रियाशीलता क्या होती है, किस किस के साथ वो जुड़ सकता है। कह रहा है कि वह परमाणु या परमाणुओं का समूह जो किसी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है। मतलब कि परमाणु जिस तरह समूह में व्यवस्थित है, कार्बन यौगिक बना रहे हैं, तो उनका रासायनिक गुण उसी तरह से निर्धारित होगा क्रियाशील मूलक पर कि कौन सा कार्बन कौन सा क्रियाशील मूलक के साथ कितना रिएक्टिव है। उसी तरह से उनका क्रियाशीलता डिपेंड करता है और नए नए यौगिक का निर्माण करते हैं। आप एग्जाम्पल में देख लीजिए, क्रियाशील समूह होता है OH, इसी तरह से COOH और CHO। ये सारे क्रियाशील मूलक हैं, इनके साथ हाइड्रोजन जुड़ सकता है। ये सारे देखिए कार्बन इसके साथ जुड़ सकता है और जुड़ के यहाँ हाइड्रोजन भी जुड़ सकता है और नए नए यौगिक ये बना सकते हैं। इसी संरचना इस तरह से देखिए होता है, यहाँ आके हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यहाँ कोई भी यौगिक जुड़ सकता है। इसी तरह से यहाँ देखिए कार्बन के साथ अन्य कोई कोई जुड़ सकता है। यहाँ देखिए खाली जो जगह है ना, यहाँ पर कोई अन्य यौगिक आकर जुड़ सकता है, यहाँ भी जुड़ सकता है। जहाँ जहाँ खाली है आप नए नए पदार्थ या परमाणुओं को ऐड करिए और नए पदार्थ का निर्माण कर लीजिए। कार्बन के कई यौगिक बन सकते हैं। इस समूह को आप एल्कोहल कहेंगे, इसको आप कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं, इसको एल्डिहाइड ग्रुप है और ये कीटोन है। इस तरह से आप यहाँ एथेनॉल बना दिए, एग्जाम्पल में रख लिया, एथेनोइक अम्ल बना एथेन से। इसी तरह से एथेनॉल बनेगा, नून बनेगा। देखिए लास्ट में ये क्या लग रहा है, ये लास्ट वाला होता है, ये जुड़ते जाएंगे कार्बन और नए नए यौगिक का क्या होगा, निर्माण करते जाते हैं। ये एग्जाम्पल था आपका समझने के लिए क्रियाशील मूलक का, कि किस तरह से कार्बन नए नए चीजों के साथ मिलकर के क्रियाशील समूह के साथ मिलकर के नए नए यौगिक का निर्माण करते हैं। यही समूह यौगिक के पहचान और क्रियाशील अभिक्रियाओं को तय करता है कि अभिक्रिया कैसा होगा और पहचान होगा कि मतलब एल्कोहल है कि कीटोन है, क्या है। अब आगे समझ लीजिए कार्बन का काउंटिंग पहले आप लोग देख लीजिए कि कार्बन हम कितना काम करेगा। एक कार्बन भी हो सकता है, दो कार्बन, मतलब
आप इसमें लिखिएगा ना कार्बनिक यौगिक में, तो 10 तक गिनती आपको रखना जरूरी है, क्योंकि कब किसके साथ रिएक्शन करवा के पूछेगा कोई पता नहीं रहता है। तो आप 10 तक एकदम मोस्ट याद रखिएगा। फर्स्ट को देखिए बोलते हैं मीथ। अगर देखिए मीथ में क्या रहेगा ना, ये मीथ है तो इसमें सिर्फ एक कार्बन रहेगा। देखिए एक कार्बन है, मतलब कि कार्बन काउंट करिए, इसके साथ एक कार्बन रहेगा। लेकिन जैसे ही आपको एक कार्बन सिंगल तो रह नहीं सकता है, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सोचता है कि 4 इलेक्ट्रॉन कोई किसी से हम साझा ही क्यों ना कर लें और हम अपना अष्टक पूरा करके स्थायी हो जाएं। ये देखिए हाइड्रोजन से चारों तरफ से घेर गया और ये अपना अष्टक पूरा कर ले। जैसे ही अपना अष्टक पूरा करेगा, इसका नाम बदल जाता है, मीथ से हो जाता है मीथेन। अगर 2 कार्बन है आपके पास, कार्बन की संख्या 2 है, C2 है आपके पास, तो इसे हम मीथ, इसको ईथ बोलते हैं। लेकिन जैसे देखिए ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए अपना बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ C2H6 हो गया, ये बन गया आपका एथेन। 2 गो हाइड्रोजन हो गया। अब देखिए जैसे ही 2 गो कार्बन था, आपको हाइड्रोजन इधर से 3 गो चाहिए, तभी तो एक साझा करके 8-8 पूरा होगा ही का। तब आपका बन जाएगा इथेन। इसी तरह से आपका 3 अगर कार्बन आ रहा है तो इसको प्रोपेन, प्रोप नाम देते हैं। तब ऐसे याद करें, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। आगे भी हम इसी तरह से 10 तक याद कर लेंगे। इसमें देखिए कै गो, 3 गो कार्बन रहेगा, तो आप 3 गो यहाँ कार्बन को बनाइए और इसमें हाइड्रोजन को ऐड करिए कि ताकि इनका अष्टक पूरा हो जाए। तो अष्टक जैसे हम इनको पूरा करवाएंगे, देखिए अष्टक पूरा करवा रहे हैं, जैसे पूरा होगा इसका नाम बदल के प्रोपेन हो जाता है। इसी तरह से ब्यूट है, मतलब 4 कार्बन होगा, 4 कार्बन जैसे आ रहा है, देखिए यहाँ से ऐड 3, 3, 6, 2, 8, 2, 10। देखिए कार्बन पूरा, कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन संयोग हो गया, ये जुड़ करके अपना यौगिक बना लिया, जिसको अब हम नाम देंगे इसका क्या, ब्यूटेन। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट है 5 का कार्बन, यहाँ काउंट करिए 5 है। आप इसको संतृप्त करने के लिए, मतलब इसे स्थायी करने के लिए आप इसको हाइड्रोजन से संयोग करवाएंगे, तो ये देखिए C5OH 12 हो गया, तो इसको आप नाम देंगे पेंटेन। पेंट से पेंटेन हो गया। तो इसे याद कर, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। यहाँ देखिए एक कार्बन रहेगा तो मीथ, 2 ईथ, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, इस तरह से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए अब 6 को क्या बोलेंगे। अगर 6 कार्बन आ रहा है तो 6 आएगा तो इसको हेक्स बोलते हैं हम लोग। लेकिन 6 कार्बन आ गए तो आप इसको का हाइड्रोजन देके इसको संतृप्त करवाइए, ताकि ये इधर उधर भागे ना, स्थायी हो जाए। तो आप जैसे ही बनाएंगे यौगिक, इसका नाम पड़ जाएगा हेक्सेन। इसी तरह से हेप्ट है, 7 अगर कार्बन है तो हेप्ट, इसको भी आप हाइड्रोजन ऐड कर लीजिए तो इसका यौगिक बन जाएगा, तो बन जाएगा हेप्टेन। ओक्ट मतलब 8 कार्बन, 8 कार्बन जैसे ही आया, इसके साथ रिएक्शन करवाइए हाइड्रोजन को, जोड़िए इसको, उससे ऑक्टेन बन जाएगा। उसी तरह 9 है तो नोनेन बन जाता है, नॉन। और डेक मतलब 10। तो आपका याद हो गया होगा, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। 6 पे हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नॉन, डेक। तो ये 10 तक कार्बन आपको याद रखना होगा। कार्बन की संख्या याद रखिएगा, गिनती आपका याद हो जाएगा। इस सब यौगिक हम बनाने चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्रियाशील समूह पूरा दिया हुआ है। देखिए यहाँ हम 2 रिएक्शन लेते हैं, मीथेन को रखते हैं और रखते हैं एथेन को, इन दोनों को रख के रिएक्शन करवाते हैं। आपके पास देख लीजिए कि OH है, तो ये इसका ग्रुप का आप नाम देते हैं एल्कोहल, एल्कोहल नाम देते हैं। इसी तरह से आपका O है, इसके दोनों तरफ रिएक्शन मतलब कुछ भी जोड़ सकते हैं, तो ये है आपका ईथर। ये ग्रुप जो है एक तरफ से खाली हुआ है, यहाँ से आप यहाँ हाइड्रोजन कुछ भी संयोग करवाइए, इसका हम एल्डिहाइड ग्रुप नाम देते हैं। ये इसी तरह से कीटोन है और कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसी तरह सबका देखिए फॉर्मूला आपको बहुत जरूरी है, ये जो दिया हुआ है ना हेडलाइन में, इसको आप अच्छा से याद रखिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। ऑब्जेक्टिव भी बनता है यहाँ से क्वेश्चन। एस्टर का भी देख लीजिए, एमीन है, फिर आपका हेलो एल्केन है। तो इस तरह से आपका इसको याद में रखना है कि अगर OH है, एक किसी के साथ सहयोग करेगा, ये अल्कोहल का ग्रुप है। ये जो O सिर्फ दिख रहा है ना, दोनों तरफ बॉन्ड खुला है, ये ईथर है, ये CH इसे एल्डिहाइड बोलेंगे। ये जो C है ना, इसके साथ अगर डबल बॉन्ड से O जुड़ा है तो ये कीटोन है। उसी तरह से ये देखिए, इस सारे को नाम आपको याद रखना है। इस तरह से आप रिएक्शन अब करवाते हैं। मीथेन को रखिए, सिंगल वाला मतलब जहाँ एक कार्बन था, 4 हाइड्रोजन के साथ संयोग करके बना रहा था मीथेन। इसको अगर रिएक्शन आप करवाइएगा एल्कोहल के साथ तो मेथेनॉल बन जाएगा। देखिए यहाँ देखिए 4 कार्बन था तो ये
कार्बन जो था ये संतृप्त हो गया था 4 हाइड्रोजन को लेके, लेकिन अल्कोहल जैसे जुड़ेगा एगो हट जाएगा, मतलब 4 ये पहले से, अब तो इसके पास जगह नहीं था कार्बन के पास, तो इसने एक हाइड्रोजन को हटा के वहीं से अपने साथ ऐड कर लिया, तो ये बना लिया मेथेनॉल। इसी तरह से आपका एस्टर के साथ ईथर के साथ रिएक्शन करवाएगा मीथेन, तो आपका बन जाएगा डाई मेथिल ईथर बनाएगा। इसी तरह से आपको एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाएगा। देखिए कार्बन यहाँ है, इसको क्या हटाएगा, इस ऑक्सीजन एगो साथ में रख रहा है और दो तरफ से इसका हाइड्रोजन हो जाएगा, तो इसे मेथेनॉल बोलते हैं, मेथेनॉल। इसी तरह से आप इसको रखते हैं ना, जैसे कीटोन को रखते हैं, तो कीटोन का सबसे छोटा यौगिक है ना प्रो, 3 से जुड़ता है, मतलब प्रोप 3, जहाँ C3 होगा ना 3 कार्बन के साथ वहीं से जुड़ता है, क्योंकि इसके साथ देख लीजिए यहाँ से 3 कार्बन के साथ जुड़ता है, इसलिए सबसे छोटा इसका प्रोपेन से ही शुरू होता है कीटोन का। उसी तरह से आप देख लीजिए मेथेनोइक अम्ल, ये बना देगा यहाँ, अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ रिएक्शन मीथेन कर रहा है तो आपको बनाएगा मेथेनोइक अम्ल। आगे है मेथाइल मेथेनोएट, ये बनाता है रिएक्शन करके एस्टर के साथ। और इसी तरह से आप किसी का भी रिएक्शन करवाते रहिए, 1 से लेकर 10 तक में रिएक्शन करा करा के देखते रहिए क्या बना रहा है। मेथेन एमीन बना लेगा, एमीन के साथ रिएक्शन करके फिर बनाएगा क्लोरोमेथेन बना लेता है। अगर आपको हेलो एल्केन के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं, मतलब इसमें किसी को भी ऐड करके रिएक्शन करवाते हैं, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किसी के साथ रिएक्शन करवाइएगा मीथेन को, तो ये बनेगा। इसी तरह से हमने सेकेंड एग्जाम्पल एथेन को रखा था, तो इसी तरह से एथेन के साथ भी रिएक्शन आप करवाएंगे अल्कोहल के, तो एथेनॉल बनेगा। अगर इसके साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं ईथर का, तो डाई एथिल ईथर बनेगा। आप सबका लेकर रिएक्शन कराते रहिएगा, देखिएगा क्या क्या आपको बनता है, एथेनॉल बनेगा। फिर इसी तरह से एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्शन कराइए तो ब्यूटेनॉन बनेगा। फिर एथेनोइक अम्ल बनता है, फिर मिथाइल एथेनोएट बनेगा। इसी तरह से सारे यौगिक संयोग करके बनते रहते हैं, लेकिन सबसे मोस्ट है कि आप इसका ये याद रखें ग्रुप, और इससे क्वेश्चन बनते हैं, पूछता है ऑब्जेक्टिव में भी। अब बनाने के बाद क्या क्या ऐड हो रहा है ये सब भी होता है, यहाँ नॉल हो रहा है, ये ईथर लग रहा है, यहाँ नॉल हो रहा है, फिर नून हो रहा है, यहाँ अम्ल बना रहा है, यहाँ मेथेनोएट बना रहा है, यहाँ एमीन लग रहा है, मेथेन बना है। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारा एल्कोहल। यहाँ से देख लीजिए कि हम उसका, मान लीजिए इतने ग्रुप को हमने कार्बन को पढ़ लिया 10 तक, उसके साथ इतने क्रियाशील समूह आ रहे हैं ऐड होने के लिए, तो आपके लाइफ में कुछ उपयोग तो होगा ना, आपने सोचा होगा ना कहीं ना इसका उपयोग होता होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि इसका उपयोग हम कहाँ कर रहे हैं। तो सैनिटाइजर के रूप में, सैनिटाइजर लॉकडाउन में बहुत फेमस हो गया, आप लोग को भी पता होगा। तो सैनिटाइजर है आपके पास, तो इसमें उपयोग करते हैं हम एल्कोहल का। बहुत सारा दवाइयाँ आप देखते हैं जो हम खाते हैं हेमोपैथिक वाली, उसमें भी उपयोग होता है। फिर से सिरप बहुत सारा कफ का आता है, उसमें भी अल्कोहल का यूज होता है। परफ्यूम जो हम लोग यूज करते हैं, सेंट जिसको बोलते हैं परफ्यूम, या कॉस्मेटिक जितना श्रृंगार वाला सामान भी आता है, बहुत सारी क्रीम, उस सब में इनका उपयोग किया जाता है। आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा, एल्कोहल कहाँ कहाँ उपयोग हो रहा है। ईंधन बायो एथेनॉल के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। इसी तरह से आप नेक्स्ट देखिए कि ईथर का उपयोग हम कहाँ कर रहे हैं, तो विलायक के रूप में, मतलब किसी चीज को घुलाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। ईथर का रासायनिक अभिक्रिया में भी ये काम करता है। पुराने समय में बेहोशी, हाँ पहले सुना होगा आपने कि मम्मी और हॉस्पिटल में जाती थी तो बोलती थी कि, मतलब वहाँ बेहोश करने के लिए डॉक्टरों ने क्या रखा है, मतलब ईथर से उसको बेहोश किया जा रहा है पेशेंट को, मतलब ऑपरेशन के टाइम पे। प्रयोगशाला में, उद्योगों में भी इसका उपयोग होता है। रोगाणु रोधी, मतलब रोगाणु रोधी के रूप में एल्डिहाइड का प्रयोग करते हैं। सौ संरक्षण, मतलब लाश वगैरह को आप एक जगह से दूसरे जगह जब टाइम के लिए ले जाना है, तो इसमें सेफ्टी के लिए डाला जाता है, रखा जाता है, एल्डिहाइड यूज करते हैं। प्लाईवुड या रेजिन, ये सब आपने देखा, और प्लास्टिक बनाने में बहुत सारा चीजें बनती है इसका उपयोग करके एल्डिहाइड का। रासायनिक उद्योग में भी इसका प्रयोग आता है एल्डिहाइड। कीटोन देखिए नेल पॉलिश रिमूवर, हाँ इसको देखिए कि नेल पॉलिश रिमूवर में, मतलब आप नेल पॉलिश लगा लेते हैं ना, देखते हैं एक पानी टाइप के आता है, उस पे लोग रख के उसको छुड़ा लेते हैं, मतलब पूरी तरह से हटाते हैं उसको, तो वहाँ इसको उपयोग किया जाता है कीटोन का। पेंट, वर्निश, रबर, प्लास्टिक का विलायक के रूप, मतलब इस सबको गलाने में यूज करते हैं, मतलब इसको मिलाकर कीटोन को इस सबको गला सकते हैं आप। रासायनिक उद्योगों में भी इसका उपयोग कर सकते हैं।
इसी तरह से आपका है कार्बोक्सिलिक अम्ल का, सिरका के रूप में आप यूज कर ही रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का। इसी तरह से आपका है कि खाद्य संरक्षण, खाद्य को सुरक्षित रखने में, खाने की चीजें, साबुन, डिटर्जेंट, दवाई बनाने में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल का रासायनिक उद्योग में इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका, देखिए कि एस यहाँ से देख लीजिए कि एस्टर समूह है, तो एस्टर समूह से इसका भी उपयोगी तो हमने पढ़ लिया है, इसको आपको याद रखना है, लेकिन यहाँ देखिए उपयोग हम पढ़ रहे हैं। कह रहा है इत्र, जो परफ्यूम हम यूज करते हैं और सुगंधित पदार्थ के उपयोग में इसका उपयोग करते हैं हम एस्टर का। कृत्रिम फल का स्वाद, फल इंसेस बनाने में, मतलब कृत्रिम जो फल का स्वाद आता है ना, मतलब रियल स्वाद से अलग स्वाद जो आ रहा है फल में, उसका उपयोग किया जाता है, उसको यूज करके बनाया जाता है जूस वगैरह। विलायक के रूप में भी किसी चीजों को गलाने में काम करता है। नेल पॉलिश और सौंदर्य प्रावधानों में, इसको भी नेल पेंट में ये सब में यूज किया जाता है एस्टर का। दवाई के रूप में आप एमीन का उपयोग दवाई के रूप में करिए, ड्रग्स, रंग और पॉलीमर बनाने में, पेंट वगैरह बनाते हैं इसका उपयोग करके। इसी तरह से रबर उद्योग में भी इसका यूज होता है, कीटाणुनाशक के रूप में भी ये उपयोग में आता है। इसी तरह से हमारा है हेलो एल्केन, विलायक के रूप में। देखिए विलायक के रूप में ये भी बहुत खतरनाक तरीके से काम करता है। प्लास्टिक, रबर, दवाई में भी इसका उपयोग हम कर ही रहे हैं। कर एथियोस्टेटिक गैस जैसे क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का यूज करते हैं लोग बेहोश वैस करने में। गैस एक तरह का बहुत खतरनाक है। हेलो एल्केन का उपयोग होता है क्लोरोफॉर्म के रूप में। पूर्व में पहले मतलब इसका उपयोग होता था कीटनाशक या अन्य रसायनों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये था आपका क्या है, समूह का मतलब जितना हमने क्रियाशील समूह पढ़ा उसका हम यूज कहाँ अपने लाइफ में कर रहे हैं, ये हमने जाना। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। इसका क्वेश्चन है हमारा कि कह रहा है कि वस्तु, यहाँ से प्रश्न उठाइए कि कह रहा है कि एल्कोहल का क्रियाशील समूह कौन सा है। एल्कोहल आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता है कि OH वाला एल्कोहल है। नेक्स्ट है कि एल्डिहाइड का क्रियाशील समूह कौन सा है, एल्डिहाइड, तो हमने अभी आपको बताया था एल्डिहाइड CH वाला। तो ये है आपका आंसर। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील, तो ये है आपका ये ग्रुप इसका कार्बोक्सिलिक अम्ल। एमीन का तो आपको भी याद रखना होगा, NH2 है एमीन का। और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।